गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 2 वर्ण विचार। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे कमल, पपीता, बेटा, मीत। ये विभिन्न ध्वनियों से मिलकर के बनी हैं। ठीक है। उपरोक्त शब्दों में क, म, ल, प, त, अ, ई आदि ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर को। मुख से बोली गई ध्वनि को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। फिर है आपका वर्णमाला। शब्द ध्वनियों से बनता है। ध्वनियाँ अनेक होती हैं, इसलिए इन्हें व्यक्त करने के लिए प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। जब वर्णों को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है तब वह वर्णमाला कहलाती है। इस प्रकार किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। अब देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? क्रमबद्ध समूह को। जब वो क्रम से लिखी जाती है, जैसे क, ख, ग, घ, क्रमानुसार लिखी जाएं, तभी वे वर्णमाला कहलाती हैं। यदि हम क के बाद र लिख दें या क के बाद म वर्ण लिखेंगे तो ये वर्णमाला न कहलाकर शब्द बन जाएंगे, जैसे क, म, कम, कर, कर। हिंदी अ, आ, क, ख, ग, अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी, ई, ये क्या है? वर्णमाला। अपनी अपनी भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। अब चलते हैं वर्णों के भेद। इसके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियाँ तथा ड, ये आपका ड़, जो ड डमरू के नीचे बिंदी लगा के ड़ और ढ ढक्कन के नीचे बिंदी लगा के ड़ भी हिंदी वर्णमाला में आते हैं। पहला आपका क्या बताया गया? वर्ण स्वर। अब स्वर के विषय में पढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं होती। इनकी संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम एक मात्रा का समय लगता है और जो खींचकर नहीं बोले जाते उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। हिंदी में अ, ई, उ, री ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना 2 मात्राओं का समय लगता है तथा जिन्हें कुछ खींचकर बोला जाता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। हिंदी में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। फिर आपका प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यह केवल एक ही है। इसका चिन्ह एस, जो अंग्रेजी का एस होता है उसकी तरह होता है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम, इस तरह से। अब बढ़ते हैं हम आगे। अयोगवाह 11 स्वरों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं। अंग अंगूर जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, अह खाली जिसे हम विसर्ग लगा करके प्रयोग करते हैं। ये दोनों स्वरों के बाद आते हैं, इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। वस्तुतः ये स्वर नहीं है, परंतु अन्य स्वर वर्णों के समान इनकी भी मात्राएं लगती हैं, अतः इन्हें भी स्वरों के अंत में गिना जाता है। अब लेते हैं हम अनुनासिक स्वर। ठीक है। जब किसी, ये भी स्वर के अंतर्गत आते हैं आपके अनुनासिक और अनुस्वार, जो भी हमने आपको बताया। पहला अनुनासिक, जब किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुख तथा नासिका दोनों से निकले तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है और इन स्वरों को अनुनासिक कहते हैं, जैसे दांत, अंगूठी। इनका उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों से हवा बाहर आती है। चांद, आँख। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर अंग बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं बोला तो वैसे ही जाता है, लेकिन बिंदी कैसे लग रही है? अंग की। अनुस्वार जैसी नहीं, आवाज़ तो मुंह और नाक दोनों से आ रही है, नहीं, मैं। अब है आपका अनुस्वार। इनका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है।
इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे हंस, कंगा, पंख, रंग आदि। इसका प्रयोग, आगे बढ़ते हैं, इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। पंचम वर्ण ण, न, म, ये आपका म, ण, न आदि, जैसे कंगा, चंपक आदि। फिर है विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, पुनः, अतः आदि। फिर आपका स्वरों की मात्राएं। जब कोई स्वर किसी व्यंजन के पहले आता है तथा उसका रूप अपरिवर्तनीय रहता है, परंतु व्यंजन के बाद आने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। व्यंजन से पहले आ, म, ठीक है, व्यंजन क्या है म, उससे पहले क्या है स्वर आम। व्यंजन के बाद आ, र क्या है व्यंजन, उसके बाद हमने आ की मात्रा लगाई राम। विभिन्न स्वरों के मात्रा चिन्ह इस प्रकार हैं। ये मात्रा चिन्ह दिए गए हैं स्वरों के, ये ऊपर स्वर दिए गए हैं, अ, आ, ई, उनके मात्रा चिन्ह हैं। फिर है व्यंजन सहित मात्रा, ये आपके व्यंजन हैं, क, ये दिए गए हैं, इनके ऊपर मात्रा लगा के बताया गया है किस तरह से शब्द बनते हैं। अब देखिए आगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के किसी भाग से टकराकर रुककर बाहर आती है, उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। इनकी संख्या हिंदी में 33 है। संयुक्त व्यंजन ड़, ड को मिलाकर इनकी संख्या कुल मिलाकर 35 हो जाती है। विशेष बात सुनिए, ड़ ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में ही होता है, संस्कृत में नहीं। इनका प्रयोग शब्द के बीच या बढ़ते हैं। ऊ की मात्राएं र के पेट में लगाई जाती हैं, जैसे दिया गया है ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब बाद में अ की ध्वनि सुनाई देती है, अर्थात सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ होता है। बिना अ के व्यंजनों को हलंत के साथ लिखा जाता है, जैसे कि क, ख, ग। व्यंजन के भेद 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन, इसमें 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। इसके व्यंजन 5-5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 5-5, कुल मिलाकर 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इनके अनुसार बताइए। क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत, प वर्ग का ओष्ठ। इन्हीं के अनुसार इनके प्रकार बताए गए हैं। कंठ को कंठ्य कहते हैं, तालु को तालव्य, मूर्धा को मूर्धन्य, दंत को दंत्य, ओष्ठ को ओष्ठ्य। अंतस्थ व्यंजन दूसरा है स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ है भीतर या बीच में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग का पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम होता है, मतलब सांस बिना रुकावट के बाहर आती है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। फिर आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्मी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर ऊष्मा निकलती प्रतीत होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह। फिर है श्वास प्राण वायु के आधार पर वर्णभेद। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। ये हैं क, ग, ण, च, ज। ये अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, 5वां। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको, पहला, तीसरा, 5वां। ऐसे प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, 5वां, साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन जो य, र, ल, व हैं, वे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण में दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन के श, 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 ह ऊष्म व्यंजन के वर्ण आते हैं। फिर है आपका संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजनों की रचना दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से होती है। प्राय दो व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन के रूप में व्यवहार में लाया जाता है। ये संख्या में 4 हैं: छ क्षत्रिय, ज्ञ ज्ञानी, त्र त्रिशूल और श्र श्रमिक। अब देखिए किस तरह से बनते हैं। छ क्षत्रिय, क कबूतर, स षटकोण को जोड़ करके बनता है छ क्षत्रिय, ज जहाज, न को मिलाकर ज्ञ ज्ञानी, त और र को मिलाकर त्र त्रिशूल, श और र को मिलाकर श्र श्रमिक। अब चलते हैं द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, जैसे पत्ता, बच्चा। एक आधा रहता है व्यंजन, एक पूरा रहता है। ठीक है, ये आपके द्वित्व व्यंजन होते हैं। आगे है आपका वर्ण विच्छेद। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आपका किताब, सैनिक, विज्ञान, आलोक, ये आपके शब्द लिखे हैं, इनको अलग अलग करके हमने लिखा। क छोटी की मात्रा है, छोटी लिखा। त आ की मात्रा, ब अ। ठीक है, ब के बाद में कोई मात्रा नहीं है, अ की ध्वनि आ रही है तो हमने अ लिखा है। इनको मिला करके क्या बना, किताब। इसी तरह सैनिक देखिए, स किसकी मात्रा, बड़े की तो बड़ा ये लिखा। न छोटी की मात्रा लगी, छोटी लिखा। क कोई मात्रा नहीं तो केवल अ की ध्वनि आ रही है, अ लिखा। इसी तरह विज्ञान लिखा है, आलोक। ठीक है, ये आपके शब्द हैं और इनका वर्ण का विच्छेद किया गया है, अलग अलग वर्ण करके लिखे गए हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तथा जो आज मैंने आपको प्रश्न उत्तर इस पाठ से दिए हैं, सारे प्रश्न उत्तर आदि अपनी कॉपी में करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पुस्तक है वे पुस्तक में इस कार्य को करें स्वच्छता के साथ में, और प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करें। लेकिन जिनके पास पुस्तक नहीं है वे जो मैं काम भेजती हूँ उस पूरे काम को अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है।